नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। अब देखो, आज हम लोग मूल अधिकारों का एक छोटा सा पार्ट आगे हम लोग उसके बढ़ेंगे। आज हम लोग आर्टिकल 14 से 18 के बीच में जितने भी आर्टिकल हैं ये पढ़ेंगे। और देखो, ये जो मूल अधिकार आर्टिकल 12 से 35 हैं, 12 से 35 आर्टिकल हैं, ये हर पेपर में आते हैं। चाहे आप वनडे एग्ज़ाम ले लो या फिर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम ले लो या सिविल सर्विस कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम आरओ या आरओ, ये किसी भी तरह से आएंगे। या हो सकता हो मैचिंग करने को आ जाए या सीधे क्वेश्चन पूछ ले। तो ये जो आर्टिकल है ये हम लोग को अच्छे से करने हैं और इनके बीच के जितने पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, तो चलो देखो हम लोग देखते हैं। पहला जो आर्टिकल है, पहला जो है समता का अधिकार, मतलब समानता का अधिकार। इसको क्या बोला जाता है? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी बोला जाता है। तो देखो, तो ये है आर्टिकल 14 से 18। अब देखो आर्टिकल 14 क्या कहता है ये हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग आर्टिकल 15 पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 14 क्या कहता है। पहला, ये जो दो वर्ड हैं इनको आपको पकड़ के रखना है। ठीक है, पहला है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। देखो, विधि के समक्ष समानता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब क्या है विधि के समक्ष समानता का? पहले ये समझो, एक ये कीवर्ड है और दूसरा कीवर्ड ये है। ये दोनों समझ जाएंगे तो ये आर्टिकल नंबर 14 क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, जैसे विधि के समक्ष समानता का मतलब ये है कि कानून की नज़रों में सभी लोग बराबर हैं। अब कानून की नज़रों में सब लोग बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक गरीब अगर कोई अपराध करता है तो उस गरीब को भी उस अपराध के लिए सज़ा दी जाएगी, और कोई बड़ा अमीर आदमी है या कोई बड़ा पॉलिटिशियन है, अगर उसका अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसको भी वही सज़ा मिल जाएगी और उसको भी जेल में जाना पड़ेगा। मतलब कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं और जो कानून है वो सबके साथ समान व्यवहार करेगा। किसी के साथ ये नहीं कि आप वीवीआईपी हो तो आपके साथ अलग व्यापार। अगर आपने कोई गलत काम किया है या अपने कृत्यों के आधार पे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्ट, लॉ विल वर्क। समझ रहे हैं आप कि नहीं? तो इस तरह से कानून की, अब मान लो जैसे मान लो एक कोई चोर है, वो चोर किसी के घर में जाता है और वो चोरी करने गया था, पर कुछ मिस हैपनिंग हो गई और वो चोरी के साथ में मर्डर कर देता है जिसके घर में जाता है। ठीक है, तो वो पकड़ा जाता है तो उसको भी जो सज़ा मिलेगी वही, मान लो कोई अगर कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति है और उसने अपने कुछ भी राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या किसी भी मतलब वजह से वो मान लो किसी का मर्डर कर देता है तो उसको भी वही सज़ा मिलेगी। कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। ठीक है, तो ये है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, अब देखो विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, तो ये देखो, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये कहा जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, इसको मतलब इसका मतलब क्या है? तो देखो, इसका मतलब ये है कि देखो, समान परिस्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। आप बात को समझ रहे हैं? समान परिस्थितियों में समान व्यवहार का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मान लो कोई एक बहुत अमीर व्यक्ति है, वो मान लो कोई केस लड़ रहा है अपने अदालत में, तो वो तो अच्छे से अच्छा वकील हायर कर लेगा। ठीक है, और मान लो कोई गरीब व्यक्ति है और उसके खिलाफ कोई झूठे चार्जेस लग गए हैं और उसको अदालत में पेश किया गया और उसके पास तो पैसा ही नहीं है, तो वो कैसे एक कोई वकील हायर करेगा? आप बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? तो वो वकील को कैसे हायर करेगा? तो राज्य ये परमिशन देता है, मतलब एक तरह से कि आपको मतलब क्या करना है, हम वकील देंगे आपको, सरकारी वकील देंगे। तो सरकारी जो वकील दे रही है सरकार, वो इसी वजह से दी जा रही है। ठीक है,
तो बात को समझ रहे हैं आप कि नहीं? अब देखो एक और एग्जाम्पल उदाहरण से समझ लो बात को, विधियों का समान संरक्षण क्या होता है। मान लो एक ये दीवार है बड़ी सी, ठीक है, एक ये दीवार बड़ी सी है और एक लंबा आदमी है, ठीक है, ये लंबा आदमी है मान लो, ठीक है, और एक है छोटा आदमी, और दोनों से कहा गया कि आप ये दीवार फांद करके दिखाओ। तो अब एक बात बताओ, ये लंबा आदमी तो कूद के फांद जाएगा दीवार को, क्या ये फांद पाएगा? तो इसको हमें बराबरी पे लाने के लिए इसके लिए हमें सीढ़ी लानी पड़ेगी, ठीक है। तब हम कह सकते हैं कि मतलब समान इन्वायरमेंट में हमने समान व्यवहार किया है। बात को समझे कि नहीं? मतलब सीढ़ी इसको दी जाएगी मतलब दीवार को पार करने के लिए। जैसे मान लो एक दिव्यांग, गवर्नमेंट जॉब्स का मान लो समझो एक एग्जांपल, मान लो एक गवर्नमेंट जॉब है और उसमें एक एक पूरी तरह से एक तरह से मान लो एक तरह से हष्ट पुष्ट आदमी है और उसका हर चीज़ बहुत वो मतलब तंदुरुस्त है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट जॉब है मान लो, ठीक है, और एक है दिव्यांग व्यक्ति। अब जो दिव्यांग व्यक्ति है, अगर हमें तुमने कह दिया कि हम जो है विधि के समक्ष समानता दे रहे हैं, मतलब एक विकलांग को भी, सॉरी, एक दिव्यांग को भी आप दोगे वो कि मतलब एक अवसर की आप पेपर दीजिए और पास कर लीजिए, और एक भाई वो बिल्कुल बिल्कुल फिट है व्यक्ति, उसको भी आप कह रहे हैं कि आप ये एग्ज़ाम दीजिए पास कर लीजिए, तो ये तो आपने गलत मतलब एक तरह से समान व्यवहार नहीं किया। जो दिव्यांग व्यक्ति है उसको आपको एक तरह से कुछ रिजर्वेशन देना पड़ेगा। रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि मान लो अगर कोई बिल्कुल फिजिकली फिट व्यक्ति है, उसको अगर कोई एग्ज़ाम में नंबर लाने के लिए 150 नंबर का एग्ज़ाम है, मान लो 120 नंबर लाने पे वो गवर्नमेंट जॉब वो पा रहा है, तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए हमको क्राइटेरिया घटाना पड़ेगा और करना पड़ेगा। मान लो 80 नंबर अगर तुम ले आओ तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। दूसरा, अगर मान लो फिजिकली जो फिट बिल्कुल व्यक्ति है उसको आपने कह दिया कि तुम्हारे लिए 2 घंटे का एग्ज़ाम है, पर दिव्यांग व्यक्ति को हमको देना, अगर हम दे रहे हैं 2 घंटे 30 मिनट, आधे घंटे ज़्यादा दे रहे हैं उस एग्ज़ाम को करने के लिए, और नंबर का कट ऑफ भी क्राइटेरिया भी घटा दिया हमने, तो ये है विधियों का समान संरक्षण। मतलब 2 लोगों को एक लेवल में लाके खड़ा करो तब कहो कि हमने समान व्यवहार किया है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। तो अनुच्छेद 14 ये घोषित करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधियों के समक्ष समानता से और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब एवरी पीपुल ऑफ दिस कंट्री विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी। समझ रहे हैं कि नहीं? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों चीज़ें उसको दी जाएंगी, ठीक है। तो ये अब बात को समझो, एक 1 लाइनर क्वेश्चन समझो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटिश से लिया गया है, ठीक है। विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो ये था आपका। अब देखो विधि के समक्ष जो समानता है वो एक कौन सा तत्व है? मान लो एक ये नकारात्मक तत्व है, ठीक है। नकारात्मक तत्व का मतलब क्या है? आपने 2 लोगों को बराबर खड़ा कर दिया और कह दिया कि तुम चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप अपना अमीर आदमी तो अपना वकील कर ले रहा है, अब वो कह रहे हो आपकी कानून की दृष्टि में सभी लोग बराबर हैं, ठीक है। आपने कहा कानून की दृष्टि में सभी लोग बराबर हैं, हम वकील अमीर को भी नहीं दे रहे हैं, गरीब को भी नहीं दे रहे हैं, तो ये तो गरीब के साथ अन्याय हो गया। आप बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो विधि के समक्ष जो समानता वाला तत्व है ये नकारात्मक तत्व है, मतलब इसको निगेटिव तत्व बोला जाएगा, निगेटिव, ठीक है। क्योंकि ये साधारण विधियों में सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार की घोषणा करता है। कोई भी व्यक्ति अमीर गरीब अधिकारी गैर अधिकारी इस विधि के ऊपर नहीं है। तो ये है विधि के समक्ष समानता। अब देखो जबकि विधियों का समान संरक्षण इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक सकारात्मक तत्व है, मतलब ये है पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव क्यों है? मतलब स्टेट मैंने आपको आर्टिकल 12 में बताया था स्टेट्स कौन कौन से होते हैं। स्टेट केवल भारत की सरकार नहीं है, अगर किसी राज्य में भी सरकार है तो वो भी वहाँ के नागरिकों के लिए एक स्टेट हो जाएगी, ठीक है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब देखो आर्टिकल 14 ये कह रहा है कि ये जो विधियों का समान संरक्षण है ये एक पॉजिटिव एलिमेंट है। पॉजिटिव एलिमेंट क्यों है ये मैंने आपको समझा दिया कि क्यों है पॉजिटिव, क्योंकि राज्य आपको वो फैसिलिटी दे रहा है कि आप इनके बराबर खड़े होकर आइए अगर आप समाज के कमज़ोर तबके से हैं।
ठीक है। बिना भेदभाव के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। मतलब अगर एक व्यक्ति दिव्यांग है, दूसरा व्यक्ति शारीरिक रूप से बिल्कुल सही है, तो दिव्यांग व्यक्ति को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए हमें उसका कुछ आरक्षण देना पड़ेगा। जैसे सरकारी नौकरी में दिव्यांग व्यक्ति को आरक्षण दे के हम उसे शारीरिक रूप से तंदुरुस्त व्यक्ति के बराबर पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो यह क्या है, सकारात्मक तत्व है। पर देखो, हमने विधियों के समक्ष समानता आपको बताई, विधियों के समान संरक्षण बताया, तो देखो ये क्या है, दोनों का अवसर क्या है, दोनों का उद्देश्य क्या है, अवसर और न्याय की समानता। मतलब अवसर और न्याय को समानता के रूप में देने का है। ठीक है, तो दोनों ही एक तरह से समानता का व्यवहार की उम्मीद रखते हैं। तो ये आर्टिकल 14 है। अब आर्टिकल देखो 14 के कुछ अपवाद भी हैं। तो अपवाद का मतलब क्या है, अपवाद आप समझो क्या अपवाद का मतलब है कि मतलब जैसे भारत का जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया है, और मान लो किसी स्टेट का राज्यपाल है, अगर आपने कह दिया, मान लो राष्ट्रपति के ऊपर पहले से कोई चार्ज, राजनीतिक दृष्टि से कोई चार्ज लगा हुआ था पहले, अब वो राष्ट्रपति बन जाता है, और राष्ट्रपति बन रहा है, आपका संविधान कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण है, तो राष्ट्रपति बन गया और किसी ने वो कर दिया, केस डाल दिया, तो पुलिस क्या उसको घसीटते हुए लाएगी प्रेसिडेंट को? आप बात को समझ रहे हैं? तो हर चीज़ के कुछ एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ हमको चीज़ एक्सेप्शन देना पड़ता है। अगर आप नहीं दोगे तो ये देश रन कैसे करेगा? तो बात को समझ रहे हैं कि नहीं? तो राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी चीज़ के लिए जवाबदेह नहीं है। तो ये चीज़ इसका अपवाद है। राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, भारत का प्रधानमंत्री है, तो ये सब लोग जो है एक तरह से अपने कार्य की अवधि के दौरान जब ये अपना संभाल रहे हैं, देश की सत्ता, देश को चला रहे हैं, तो इनको एक तरह से स्वतंत्र करना भी आवश्यक है। अगर इनके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ खतरा मंडराता रहेगा, मान लो इनके ऊपर कोई केस राजनीतिक दृष्टि से डाला हुआ है किसी ने और इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, तो ये निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारत के संविधान ने इन लोगों को एक तरह से दे दिया है, मतलब आपको कहा है कि आप पूरा बिना टेंशन के काम कीजिए, जब तक आप पद पे हैं तब तक आपके ऊपर कोई भी आंच नहीं आएगी। तो ये देखो, तो यही है समता के अपवाद। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या किए गए निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं हो पाएंगे। ये आप बात को समझ रहे हैं कि नहीं? दूसरा देखो, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पद अवधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी प्रकार की दंडित कार्रवाई मतलब नहीं प्रारंभ की जाएगी। पद की अवधि के दौरान न्यायालय में किसी प्रकार की दंड वाली कार्रवाई नहीं प्रारंभ की जाएगी। ठीक है। तीसरा क्या है, राष्ट्रपति या राज्यपाल की पद की अवधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय में कोई प्रक्रिया नहीं प्रारंभ की जाएगी। तो ये है, ठीक है। और उसके ऊपर कोई दीवानी मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता उसके कार्यकाल के दौरान। कैसा दीवानी मुकदमे का? दीवानी का मतलब होता है, दीवान मतलब एक तरह से फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड कोई मुकदमा है। मान लो कोई पैसे का गबन कर दिया या कोई चेक बाउंस हो गई, तो ये सब चेक आपने दी, चेक बाउंस हो गई, आपने किसी के धोखाधड़ी का आरोप किसी ने लगा दिया, तो ये दीवानी मुकदमा होता है। फौजदारी मुकदमा वो होता है जिसमें कोई आपराधिक एक्टिविटी शामिल होती है, मान लो चोरी, डकैती, अपराध, है ना, तो ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। तो दीवानी का मुकदमा भी इसके खिलाफ नहीं चलाया जा सकता, और अगर चलाया जाता है तो उसकी सूचना देने से 2 महीने बाद ही ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि भारत जो अपना देश है वो एक डेमोक्रेसी है और लोकतंत्र देश है। तो इसमें इस तरह की आज तक इतने मतलब एक तरह से संवैधानिक और गरिमामय पद की वजह से इसमें कभी भी इस तरह की बात सामने नहीं आई है, भले ही ये दे दिया गया है पॉइंट। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखो, विदेशी शासक, राजदूत, मान लो राजदूत यहाँ पर इंडिया में, मान लो अमेरिका का राजदूत यहाँ रह रहा है, यहाँ की एम्बेसी अमेरिका की रन कर रहा है, और कोई बात हो जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब उसको जेल में डाल दोगे उठा के आप। वो एम्बेसी है, वो ही इज रिप्रेजेंटेटिव हिज कंट्री इन इंडिया। मतलब आप समझ रहे हो, अभी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा किसी भी देश की जो एम्बेसी होती है वो उस देश का राज्य क्षेत्र होता है। ठीक है, जैसे मान लो भारत में अमेरिका की जो एम्बेसी है वो अमेरिका का
क्षेत्र है वहाँ पे भारत की पुलिस या भारत की सेना बिना इजाज़त के घुस नहीं सकती अमेरिका की एम्बेसी में, भारत में जो स्थित है नई दिल्ली में, ठीक है। इसी प्रकार से अमेरिका में जो भारत की एम्बेसी है वहाँ पे कोई भी अमेरिका की पुलिस और अमेरिका की सेना बिना परमिशन से, भारतीय एम्बेसडर की परमिशन से घुस नहीं सकती है, क्योंकि वो जो अमेरिका में एम्बेसी है भारत की, वो भारत का एक राज्य क्षेत्र है, वो भारत की टेरिटोरियल एरिया है। उस जितना बड़ा उसका कैंपस बना है अमेरिका में भारत का एम्बेसी का, तो उस एम्बेसी में कोई भी बिना इजाज़त के घुस नहीं सकता है, बिना एम्बेसडर के, क्योंकि वो भारत की राज्य क्षेत्र है और उसमें अमेरिका का राज नहीं चलता, उसमें भारत का राज चलता है। ठीक है, आप बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो मैं आने वाले वीडियो बताऊंगा, जब इकोनॉमी के वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको जीडीपी जीएनपी में हर चीज़ बताऊंगा। ठीक है, कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी और फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखो, संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा की गई कोई बात के लिए उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। मान लो लोकसभा और राज्यसभा का कोई एमपी है और उसने लोकसभा राज्यसभा में कुछ कहा है, तो उसके लिए उसके खिलाफ किसी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती। आर्टिकल नंबर 105। ठीक है, तो ये है। अब देखो, किसी भी समाचार पत्र में किसी भी लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई का हम लोग मान लो कोई छाप देते हैं कि लोकसभा में क्या कार्रवाई हुई, राज्यसभा में कोई क्या कार्रवाई हुई, तो इसमें उस मतलब टेलीविज़न के खिलाफ या समाचार पत्र के खिलाफ कोई भी मुकदमा या देश की न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये आर्टिकल था 14। अब देखते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 ये कहता है कि देखो, राज्य किसी नागरिक के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव का मतलब क्या है? मान लो जैसे कोई स्टेट है, मान लो मध्य प्रदेश सरकार है और मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में कोई जॉब निकाली, मान लो लेखपाल की जॉब निकाली या पीसीएस की जॉब निकाली, तो उसमें अगर वो वहाँ पे कोई लड़का रह रहा है, वो उत्तर प्रदेश का निवासी है, तो उसके साथ में कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, है ना। धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, मतलब लिंग के आधार पे और जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। अब देखो, इसमें एक चीज़ नहीं थी, उसकी वजह से अब भेदभाव होने लगा है। अब क्या भेदभाव होने लगा मैं बताता हूँ आपको। देखो, इसमें नहीं लिखा है निवास। देखो, जिसको डोमिसाइल भी बोला जाता है, इसमें ये धर्म दे दिया गया, मूल वंश दे दिया गया, जाति, लिंग, स्थान या जन्म स्थान। मतलब अगर आप यूपी में पैदा हुए हैं तो एमपी में रह रहे हैं तो कोई एमपी की सरकार आपके साथ भेदभाव नहीं करेगी। पर सरकारी जॉब में अब क्या हो गया है कि डोमिसाइल में निवास के नाम नहीं लिखा था। अगर निवास भी लिख देता तो फिर ये भेदभाव नहीं होता। अब देखो, एमपीपीसीएस ने या किसी भी स्टेट एग्जाम ने क्या किया, अब बात को समझना। एमपीपीसीएस ने क्या कहा? एमपीपीसीएस में मान लो ये कहा कि मान लो पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए आपकी एज होनी चाहिए, अगर आप एमपी के निवासी हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 35। ठीक है, और अगर आप एमपी के बाहर किसी भी स्टेट के निवासी हैं, मान लो यूपी के निवासी हैं, बिहार के निवासी हैं, तो आपकी एज होनी चाहिए 28। मतलब राज्य ने क्या किया? भेद कर दिया कि नहीं? भेद कर दिया। एक को आप अपने स्टेट्स के लोगों को दे रहे हैं 35 और बाहर के स्टेट्स के लोगों को दे रहे हैं 28। तो इसका मतलब क्या है कि राज्य ने विभेद कर दिया। तो ऐसे ही मान लो बहुत सारे स्टेट कर रहे हैं। एमपी तो एक एग्जाम्पल था, बिहार में भी हुआ और मान लो छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है और उत्तराखंड में भी हो रहा है, झारखंड में भी हो रहा है। तो अब हर स्टेट के ज़्यादातर जो गवर्नमेंट्स हैं, क्योंकि हर स्टेट में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो हर स्टेट में ये लोग सोच रहे हैं कि हम अपने स्टेट के निवासियों को ही जॉब्स दें। तो ये इस तरह से भेदभाव हो गया। तो देखो, अब इसमें दो चीज़ें हैं, इसमें दो कठोर शब्दों की जो व्यवस्था की है, एक है विभेद और दूसरा है केवल।
ठीक है। विभेद का मतलब क्या है कि किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में ना रहना। और केवल शब्द का अभिप्राय ये है कि ये जितने पॉइंट दिए हैं इन्हीं के आधार पे मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा, और किसी के आधार पे हो भी सकता है, तो उसी के आधार पर डोमिसाइल के आधार पे हो गया। ठीक है, तो ये सब था आर्टिकल 15। अब आर्टिकल 15 देखो, ये आर्टिकल 15 ये भी कहता है कि किसी भी व्यक्ति को दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, रेस्टोरेंट, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन, इंटरटेनमेंट मतलब पीवीआर वगैरह में जाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। मान लो किसी कहीं पे तालाब है, तालाब में स्नान करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये है। अब देखो जो मैंने पहला वाला बताया है वो प्रावधान केवल ये जो इससे पहले मैंने अभी बताया है ना, ये वाला, तो ये के राज्य के खिलाफ है। ठीक है, और ये जो मैंने बताया है दुकान, तालाब, मान लो कोई भी, मान लो बर्गर शॉप है और बर्गर शॉप ने किसी आदमी को एंट्री दे दी और दूसरे व्यक्ति को एंट्री नहीं दी, तो क्या हो गया? भेदभाव हो गया कि नहीं हो गया? कि ये कह दिया कि हम आप लोगों को, मान लो आजकल हर बार पेपर में अभी नए आते हैं कि कोई रेस्टोरेंट कह रहा है कि हम अपने यहाँ जो लेडीज साड़ी पहन के आती है हम उनके यहाँ अपने वो मतलब नहीं देते एंट्री, हमारी पॉलिसी है। तो इसी के आधार पे तो ये आरोप लगा कि हम मतलब कुछ भी पहन सकते हैं, तो इसमें हमको ये रेस्टोरेंट वाले या बार वाले ये कौन होते हैं बताने वाले कि हम क्या पहने क्या ना पहने। तो बहुत सा इस अभी थोड़े दिन पहले विवाद हुआ था कि कोई लेडी साड़ी पहन के गई थी किसी रेस्टोरेंट में और उसको उस रेस्टोरेंट ने एंट्री नहीं दी थी। कहा कि हमारे रूल्स हैं कि हम अपने यहाँ साड़ी वालों को नहीं देते एंट्री, तो इसके ऊपर फिर विवाद भी हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो देखो ये सब चीज़ें जो मैंने बताया ये राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है, जबकि पहला जो प्रावधान है वो केवल राज्य के विरुद्ध है, मतलब ये वाला ये राज्य के विरुद्ध है। तो ये आर्टिकल कौन सा है? 15। ठीक है, अब देखो, अब इसी आर्टिकल 15 में एक चीज़ और आई थी। अब इसमें आई तो बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी दिन हम वीडियो बनाएंगे तो स्पेशल, जैसे मंडल आयोग पर वीडियो बनाएंगे, छोटे छोटे क्विक वीडियो बनाएंगे 10 मिनट के, 5 मिनट के, 15 मिनट के। ठीक है, तो उसमें मंडल आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रीमी लेयर का मतलब है मलाईदार वर्ग, मतलब है ना, और नॉन क्रीमी लेयर है तो जिसमें मलाई, जो मतलब जिसके पास इतना पैसा नहीं है, तो क्रीमी लेयर की इन्होंने एक बना दी, मतलब एक तरह से कट ऑफ बना दी कि जिनकी इनकम 6 लाख रुपए ईयरली है वो, मतलब 6 लाख से ऊपर है वो क्रीमी लेयर में होंगे, मतलब वो मलाईदार वर्ग है। और जिनकी 6 लाख से कम है वो नॉन क्रीमी लेयर है। उस आधार पे भी आरक्षण की मतलब बात कही गई है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 15 था। अभी मंडल आयोग पे मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। इस तरह से जो छोटे छोटे जो क्यू पॉइंट्स होते हैं ना उस पर मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा 5 मिनट के, 10 मिनट के। और वो एक तरह से मान लो एक तरह से वो कैप्सूल का काम करते हैं, ये जो नॉलेज की लैकिंग होती है उसको वो फिल करते हैं। तो उसके वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो देखो आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, तो क्या कहता है? अनुच्छेद 16 ये कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति का अधिकार, मतलब जॉब्स का अधिकार, नियोजन के लिए अवसर की समानता होगी, मतलब सबको समान अवसर दिया जाएगा, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे धर्म के आधार पे, वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे इन पर राज्य के किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो ये था आर्टिकल 16। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 17 देखते हैं। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है कि आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत, मतलब अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, ठीक है, तो अनटचेबिलिटी क्या है? तो अनटचेबिलिटी यही है कि मान लो कि किसी वर्ग के साथ आप छुआछूत का व्यवहार कर रहे हैं। पहले हमारे देश ने बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी को फील किया है, मतलब एंशियंट टाइम में भी और ड्यूरिंग द एरा ऑफ कॉलोनियल
पावर। ठीक है, जब हमारे देश में कॉलोनियल अंग्रेज शासन कर रहे थे तब भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा फैल गई थी, जिसकी वजह से हमको मतलब हमारे देश का बहुत नुकसान हुआ है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ये कहा कि हम जो है अनटचेबिलिटी को ख़त्म करके रहेंगे। तो इन्होंने कहा कि हम आर्टिकल 17 इन्होंने डाला कि अस्पृश्यता का अंत हम करेंगे। तो देखो, ये नहीं कहा गया संविधान ने इसको मतलब अस्पृश्यता क्या चीज़ है, अनटचेबिलिटी क्या है, इसको मतलब व्याख्या नहीं किया इसकी, मतलब एक तरह से डेफिनेशन इसकी नहीं लिखी। फिर समय समय पर बाद में होता गया। तो देखो, इसकी व्याख्या तो नहीं करी, पर ये एक तरह से अस्पृश्यता सब लोगों को ऐतिहासिक है, सब लोग जानते हैं कि अस्पृश्यता क्या है। कि मान लो छोटे वर्ग के साथ में पहले जो व्यवहार हुआ है उस व्यवहार को ख़त्म करना। ठीक है, हिस्ट्री में मैं बताऊंगा कि जैसे दलित वर्ग के लोगों के साथ मंदिरों में घुसने नहीं देते थे साउथ इंडिया में। तो क्या होता था कि गुरु नारायण जो थे साउथ में, तो उन्होंने आंदोलन भी चलाया इसकी वजह से। तो ये सब चीज़ें हैं कि मतलब मंदिरों में प्रवेश को लेके, जैसे कोई पहले के ज़माने में किसी वर्ग का आदमी मंदिरों में चला गया तो वो पूरा मंदिर धोना, तो ये सब चीज़ें हमारी डेमोक्रेसी में इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब हम इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम डेमोक्रेसी है और हमें जो है समय के साथ आगे बढ़ना है। समझ रहे हैं बात की नहीं? ये सब जो तुकिया नीसी बातें हैं, जो एक तरह से कहा जाता है हिंदी में, तो इसको हम अब जो पहले हुआ वो हुआ, पर हमारी जो 21st सेंचुरी के जो यंगर लोग हैं, जो मतलब है ना, तो इस तरह से यंग पीपुल हम लोग ये टॉलरेट नहीं करेंगे कि किसी भी वर्ग के साथ कोई भी भेदभाव हो। ये चीज़ हमारी एजुकेशन को सूट नहीं करती है, ये चीज़ हम लोगों को सूट नहीं करती है। इसलिए मैं आप लोगों से भी अपील करूँगा, तो मतलब इस तरह मेंटेलिटी ना रखो। ठीक है, तो देखो अस्पृश्यता का अंत तो ये हो गया। तो संविधान में ना इसको परिभाषित किया गया, ना ही इसका कोई अधिनियम आया, पर बाद में मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में व्यवस्था दी कि ये इसका जो मतलब शब्द है ये ऐतिहासिक है। मतलब कुछ लोगों को उनके जन्म या कुछ जातियों के आधार पर सामाजिक निर्योग्यता, तो आता है मतलब ये क्या हुआ कि कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार और धर्म संबंधी सेवा संबंधी इत्यादि से इनका बहिष्कार नहीं है, ये सब चीज़ें हैं। तो आर्टिकल 17 ये है। अब देखो आर्टिकल 18 क्या है, उपाधियों का अंत। तो देखो आर्टिकल 18 क्या है, उपाधियों का अंत कर दिया गया, क्योंकि पहले अंग्रेज क्या देते थे, यहाँ के जो जमींदार थे उन लोगों को उपाधि देते थे। उपाधि किस तरह की देते थे, जैसे महाराजा दे कह दिया, राय बहादुर कह दिया, राज बहादुर कह दिया, दीवान बहादुर कह दिया, आदि को अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि यह शब्द राज्य के समक्ष समानता के विरुद्ध थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। अब देखो, राज्य ने ये व्यवस्था की कि राज्य सेना और विद्या के सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि नहीं देगा। मतलब सेना में जो उपाधि दी जाती है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, मेजर है, तो ये उपाधि जो दी गई। दूसरा जैसे कीर्ति चक्र, ठीक है, जैसे कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, ये सब दिया जाता है, अर्जुन चक्र, तो ये दिया जाएगा केवल। और विद्या से संबंधित उपाधि दी जाएगी। ठीक है, तो विद्या से संबंधित उपाधि दी जाएगी और कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। और ये भी कह दिया कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। तीसरा क्या क्या आ गया, कोई विदेशी राज्य के अधीन कोई लाभ के पद पर है, मान लो कोई ऑफिस होल्ड कर रहा है, या कोई विश्वास के पद पर है, मान लो कोई मिनिस्ट्री वो होल्ड कर रहा है, तो किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि मतलब राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें। पर अब देखो, अब आगे जाके 1996 में एक प्रश्न उठता है, सुप्रीम कोर्ट में ये जाता है प्रश्न। ये कहते हैं कि आप पद्म भूषण दे रहे हो, पद्म भूषण दे रहे हो, ठीक है, पद्म श्री दे रहे हो, तो ये जो आप दे रहे हो क्या ये उपाधियां नहीं है? पद्म श्री, पद्म विभूषण, ठीक है, भारत रत्न,
तो देखो कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो उपाधियाँ दी जा रही हैं ये जो है उपाधि नहीं है, ये एक तरह से सम्मान है। किसी व्यक्ति ने समाज के लिए पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और समाज को बदलने के लिए उसने बहुत सारे संघर्ष को सहा है, तो उसके बेसिस में हम उसको एक सम्मान दे रहे हैं, ये उपाधि नहीं दे रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति जिसको ये पद्म भूभूषण या पद्म श्री ये मिल रहा है तो वो अपने नाम के आगे नहीं मिल सकता है। मान लो अनुपम खेर जी को मिल गया पद्म श्री, तो आप ये नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे कि पद्म श्री अनुपम खेर, ये नहीं लगाएगा, ठीक है, नाम के आगे नहीं लगेगा। पद्म विभूषण, पद्म श्री, तो इस तरह से ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार थे ये 1954 में इनकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये देखो ये सब पद्म श्री, पद्म विभूषण ये सब पुरस्कार दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के उसके कृत्यों के आधार पर, मतलब गुड एक्ट, उसके आधार पर उनको दे सकते हैं। हम उनको मतलब एक तरह से रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आप बात को समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये सब चीज़ें थी आर्टिकल 18, ठीक है। अब देखो हम लोग आर्टिकल 14 से 18 के बीच में हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग 19 से 25 तक के आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम लोग 2-3 वीडियो में मूल अधिकार ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद हम लोग अब इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रैक्टिस के लिए भी PDF बना रहा हूँ मैं, तो उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से टॉपिक बाय टॉपिक भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और किसी भी बिहार PCS या UP PCS के लिए उसके लिए भी टेस्ट सीरीज चालू करेंगे, ठीक है। तो उसमें मिक्स क्वेश्चन भी रहेंगे, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के सब क्वेश्चन रहेंगे, तो उसमें भी बीच बीच में बताते जाएंगे चीज़ें। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।